नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 जो कि है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। आज के इस भाग 4 में हम जानेंगे कि शुरुआत में मानव का इतिहास कैसा रहा था, कैसे उनको प्रकृति से कई सारी चुनौतियां मिली, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन जारी रखा और कई सारी चीज़ों का निर्माण किया, नई नई खोज की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होमो सेपियंस की, जो कि पृथ्वी पर 3 लाख वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। अब ये 3 लाख वर्ष सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर पृथ्वी के इतिहास की बात करें जो कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पृथ्वी के इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा अंश या फिर हिस्सा है। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये है होमो सेपियंस यानी 3 लाख वर्ष पूर्व के मानव। वो क्या करते थे, कौन कौन सी क्रियाएं करते थे और कैसे अपना जीवन का गुजारा करते थे। तो इसी प्रकार से अगर हमारे होमो सेपियंस जो कि हमारा आरंभिक इतिहास था उसकी बात करें तो मानव क्या करता था, विभिन्न शैलाश्रय में रहता था। अब शैलाश्रय क्या होती है, वो छोटी छोटी गुफाएं होती है या फिर पत्थरों के बीच रहते हैं ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सके। तो प्रारंभिक मानव के जीवन को विभिन्न शैलाश्रय में दर्शाया गया है। अब इसके उदाहरण की बात करें बच्चों, तो समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो है भीमबेटका का। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित एक ऐसी जगह है जिसके अंदर कई सारी शैलाश्रय है और उन शैलाश्रय के अंदर कई सारे शैल चित्र भी पाए गए हैं। तो ये एक विश्व धरोहर वाला पर्यटन स्थल है जहाँ पर आदि मानव रहते थे, यानी होमो सेपियंस रहते थे कई साल पहले, लगभग 30,000 साल पहले। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है समझने के लिए कि किस प्रकार से मानव पहले इन छोटी छोटी गुफाओं में रहता था और कैसे वो चित्रकारी करता था इन गुफाओं पर या फिर पत्थरों के ऊपर। तो आरंभिक मानव का जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन और जटिल था। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रकृति से कई सारी चुनौतियाँ मिली जिसका उन्होंने डटकर सामना भी किया ताकि वो अपना जीवन निरंतर रख सके। उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए वो समूहों में रहते थे या फिर टोलियों में रहते थे। तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी एक समूह होता है, वो एक साथ रहेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए आसान होता है। तो वे भोजन और आश्रय की निरंतर खोज में लगे रहते थे। अब उस समय पर क्या करते थे लोग, कंदमूल, फल फूल आदि इकट्ठा करते थे खाने के लिए और शिकार भी करते थे, अर्थात आखेट। वो कैसे करते थे, तो उन्होंने कई सारे उपकरण बनाए थे शुरुआत में। धीरे 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 जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई उनको, वैसे वैसे उन्होंने चीज़ों का विकास किया या फिर निर्माण किया। तो यही सारी चीज़ें थी उनके जीवन में कि थोड़ा बहुत खाना पीना वो इकट्ठा कर ले और अपने जीवन का गुजारा कर ले, और रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह जैसे कि छोटी छोटी गुफाएं जिसको हम शैलाश्रय बोलते हैं, उसमें वो रहते थे। तो आरंभिक मानव का इतिहास जो रहा है वो बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का गुजारा जैसे तैसे किया या फिर कह सकते हैं चुनौतियों का सामना करके किया। तो मुख्य रूप से वो लोग क्या करते थे कि खाने योग्य जो भी पौधे थे, अब वो पौधे तो खाएंगे नहीं, उनके पत्ते खाएंगे और क्या खाएंगे, फल खाएंगे, फूल खाएंगे। तो उनका संग्रह किया और जैसा कि मैंने बताया आखेट पर भी निर्भर थे। तो रहते कहाँ थे वो, जैसा कि मैंने बताया शैलाश्रय, शिविरों में और आश्रय या फिर गुफाओं में रहते थे। शैलाश्रय क्या होते हैं, छोटी गुफाएं और बड़ी गुफाएं भी होती हैं। उन्होंने भाषा का भी प्रयोग किया एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन वो भाषा अब लुप्त हो चुकी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगभग 3 लाख वर्ष पहले की। उन्होंने अग्नि का भी इस्तेमाल किया। अब अग्नि का इस्तेमाल करके क्या होता है, आप लकड़ी जला सकते हैं, सर्दी से बच सकते हैं। और अग्नि का मुख्य रूप से प्रयोग इसलिए होता था ताकि जानवर उनके नज़दीक ना आए। क्यों? क्योंकि जानवर आग के नज़दीक नहीं जाते हैं, उन्हें खतरा महसूस होता है आग से। तो उन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन जारी रखा। फिर क्या किया मानव ने, कुछ वस्तुएं बनाना शुरू किया जिससे क्या होगा, उनका जीवन सरल होगा।
अब ये वस्तुएं क्यों बनाई गई? क्योंकि उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। आखेट करने के लिए कुछ औजार चाहिए होते हैं, या फिर और भी कई सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि लकड़ी काटने के लिए। तो उनका जीवन आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया? पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाई, ब्लेड्स बनाई, नुकीले तीर बनाए और भी कई छोटे मोटे उपकरण बनाए। तो अगर आपसे पूछा जाए आरंभिक मानव ने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया या फिर कौन से हथियारों औजारों का निर्माण किया जिससे उनका जीवन आसान हो सके, तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाई, ब्लेड्स बनाई, नुकीले तीर बनाए। और अगर आगे बढ़े तो उन्होंने आभूषण बनाना भी सीखा। आभूषण किस चीज़ से बनाए? जैसे आज आभूषण बनते हैं वैसे तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास तो धीरे धीरे होता है हर चीज़ का। अब एक छोटा बच्चा भी हो तो वो कोई नई चीज़ सीखता है तो उसको समय लगता है, धीरे 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 वो भी हर चीज़ सीख लेता है। तो इसी प्रकार से हमारे आरंभिक इतिहास के अंदर होमो सेपियंस ने भी धीरे 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 नई नई वस्तुएं बनाना सीखा, जिसमें से आभूषण भी एक है। उन्होंने आभूषण किस चीज़ से बनाए? पत्थर से बनाए। मनकों की माला बनाई, या फिर पशुओं के दांतों से भी उन्होंने पेंडेंट बनाए। पेंडेंट कहाँ पहने जाते हैं? गले में। तो उन्होंने क्या किया? पशुओं के दांतों से पेंडेंट बनाए और मनकों की माला बनाई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे 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 बनाना सीखा। अब अगर हमारे पूर्वजों की बात करें तो उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो प्राकृतिक तत्वों के बारे में कुछ निश्चित विश्वास थे। अब हर किसी की आस्था विश्वास अलग होते हैं। अगर अभी की बात करें, कुछ लोग भगवान में मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। तो ये सब खुद के इंडिविजुअल या फिर एक इंसान के अपने अपने विश्वास है, उनकी खुद की धारणाएं हैं। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद में भी जीवन के बारे में कुछ धारणाएं थी, अर्थात मृत्यु के बाद जीवन होता है। तो ये किसकी मान्यताएं थी? हमारे पूर्वजों की, अर्थात होमो सेपियंस, जो कि पृथ्वी पर कब बसे? लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व। फिर पहली उपज। अब पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जब पृथ्वी बनी थी तब वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, वो धीरे 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 ठंडी हो गई। फिर पृथ्वी का इतिहास जो रहा है उसमें जलवायु का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देता है। तो लंबे समय से पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। सबसे पहले तो पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, फिर धीरे 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 ठंडी हुई। तो जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो उस समय को हम बोलते हैं हिमयुग। क्या हुआ था उस समय कि पृथ्वी का अधिकांश भाग जो था वो हिमाच्छादित से ढका हुआ था, अर्थात बर्फ से ढक गया था। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, सारी पहाड़ियाँ, मैदान सब क्या है? बर्फ से ढक गए हैं। अब इस समय पर कौन से जानवर पाए जाते थे? तो मैमथ नाम का एक जानवर पाया जाता था जो कि लगभग हाथी जैसा दिखता है, लेकिन कुछ अलग दिखता है। वो हाथी से थोड़ा बड़ा भी होता है। फिर हिमयुग कब से स्टार्ट हुआ? वो शुरू हुआ था लगभग 1 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक चला। शुरू कब हुआ? 1 लाख वर्ष पहले। खत्म कब हुआ? 12,000 वर्ष पहले। तो फिर जलवायु धीरे 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 गर्म होने लगी। अगर जलवायु गर्म होगी तो क्या होगा? ये बर्फ पिघल जाएगी। अब बर्फ जब पिघली तो पर्वतों से नदियां बहनी शुरू हो गई। फिर वो नदियां जाके कहाँ गिरती है? तो नदियां गिरती है समुद्र के अंदर, जो कि बड़ी जल राशियां हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 और 2 में चर्चा की थी। तो जब जलवायु गर्म हुई तो ये बर्फ आंशिक रूप से पिघल गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नदियों में पानी भर गया, फिर वो समुद्र के अंदर समाहित हो गई। अब इसके उपरांत क्या हुआ कि मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। क्यों? क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, हिमयुग के अंदर पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ जम गई थी, तो उसमें तो जीना मुश्किल है, संभव नहीं है। फिर धीरे 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 जलवायु अगर गर्म हुई है, पानी उपलब्ध हुआ है, तो मानव ने कई नई चीज़ें सीखी। जैसे जहाँ पर नदियाँ थी उन्होंने आसपास बसना शुरू किया।
अब अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो अगर आरंभिक सभ्यताएं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं भी नदियों के आसपास या नदियों के किनारों पर बसी थी। क्यों? क्योंकि नदियों से हमें पानी मिलता है और पानी से हम कोई भी उपज उगा सकते हैं। जानवरों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है और हमारे खुद के भी दैनिक कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी और खाना बनाने के लिए पानी। तो उन्होंने बसना शुरू किया और क्या किया? अनाज उगाना शुरू किया। तो ये अनाज की खेती किस वजह से हुई? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आया, जलवायु गर्म हुई और नदियों में पानी भर गया। फिर उन्होंने क्या किया? पालतू जानवर भी पाले, जैसे मवेशी, बकरी, भेड़ आदि, और वो नदी के किनारे बसते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। जीवन के लिए हमें जल चाहिए, जीने के लिए जल चाहिए, तो इन्होंने नदियों के आसपास बसना शुरू कर दिया। तो इसका कारण, जैसा कि अभी बताया, पानी की उपलब्धता, और जहाँ नदी होती है वहाँ पर मिट्टी की उर्वरता भी ज़्यादा होती है। कैसे? क्यों? क्योंकि नदियाँ एक लंबा रास्ता पार करके आती है और वो अपने साथ तलछट जमा करती है। तलछट क्या होते हैं? ये मिट्टी की गुणवत्ता ज़्यादा करते हैं। तो गुणवत्ता अगर मिट्टी की अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसीलिए मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होने के कारण उन्होंने नदियों के किनारे पर बसना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। समुदायों के साथ सामाजिक जटिलता बढ़ती गई और मुखिया लोग होते थे जो कि उस समुदाय का, या फिर पहले के लोग, जैसा कि मैंने बताया था, टोली में या समूह में रहते थे, तो मुखिया लोग उनके कल्याण के बारे में सोचते थे। कल्याण क्या होता है? किस एक पूरे समुदाय का फायदा हो, जिससे उनकी समृद्धि हो। तो कौन उत्तरदायी था इसके लिए? सरदार और मुखिया लोग उत्तरदायी थे। किसके कल्याण के लिए? उस समूह के लिए। अब सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, सारे लोग मिलजुल के हर एक काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रहने के लिए शिविर बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुछ औजार बना रहे हैं, यहाँ पर मांस पकाया जा रहा है जो कि आखेट करके प्राप्त किया गया। तब अग्नि का भी आविष्कार हुआ था, तो आग से उन्होंने धीरे धीरे आखेट किए गए मांस होता था जो उसको पका के खाना शुरू किया, वरना पहले वो कच्चा ही खा जाते थे। तो इसी प्रकार से लोग एक साथ रहते थे। मुखिया लोग सबका कल्याण का ध्यान रखते थे। उदाहरण की बात करें तो निजी स्वामित्व का कोई भाव नहीं था। मतलब आज के युग में या फिर आज के दौर की बात करें तो सब लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनका कल्याण हो, खुद का निजी कल्याण हो। लेकिन उस समय जब लोग मिलजुल कर रहते थे तब निजी स्वामित्व का, या फिर निजी स्वामित्व क्या होता है? किसी चीज़ पर किसी एक इंसान का अधिकार हो, तो वो उनकी फीलिंग नहीं थी। वो चाहते थे कि सब लोग मिलकर रहें और सबका कल्याण हो। तो भूमि पर सामूहिक रूप से बुआई और कटाई की जाती थी। अब कोई इंसान भूमि पर एक साथ मिलजुल कर खेती कर रहे हैं, तो जो अनाज उससे उगेगा वो भी तो एक साथ में ही वो खाएंगे और प्रयोग करेंगे। इन लोगों ने पल्ली या फिर उपग्राम में ये उस समय पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने फसलें उगानी शुरू करी, बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिससे वो गांव क्या हुए? पल्ली जो कि उपग्राम है वो बड़े गांव में बदल गए। किसमें? बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, और जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान क्या होता है? कुछ चीज़ें मेरे पास है, कुछ चीज़ें आपके पास है, तो आपने क्या किया? उन चीज़ों का आदान प्रदान कर दिया। जैसे किसी के पास वस्त्र है तो उन्होंने वस्त्र दे दिए, मेरे पास अनाज है तो मैंने उनको अनाज दे दिया। तो यही आदान प्रदान होता है, जिससे आरंभिक मानव का जीवन आसान हुआ। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण और आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। आवागमन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर जिसको हम परिवहन बोलते हैं। फिर इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। क्या? उपग्राम, जिसको हम पल्ली बोलते हैं, वो छोटे कस्बों के अंदर परिवर्तित हो गए। तो पल्ली क्या होता है? एक छोटी बस्ती या फिर छोटा गांव। लेकिन परिवर्तन के साथ, विकास के साथ मानव ने इनको कस्बों में परिवर्तित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नई संप्रेषण और आवागमन तंत्र विकसित हुए। इसके उदाहरण जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए गए, बर्तन और अन्य मिट्टी की वस्तुएं बनाने के लिए।
और इन्होंने क्या किया, तांबे और लोहे का प्रयोग किया। किसका, तांबे और लोहे का। तो ये जो धातु का उपयोग है वो उन्होंने खासकर किसके लिए किया, औजार बनाने के लिए किया। फिर इन्होंने कांस्य का भी प्रयोग किया। कांस्य किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कुछ हथियार या फिर कुछ बर्तन वगैरह बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें तांबे का और भी कुछ धातुओं का मिश्रण होता है। तो इस मिश्रण से कांस्य का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये चित्र देखें तो इसके अंदर जब मानव सामूहिक रूप से एक दूसरे के भलाई के लिए या फिर साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, तो ये एक कृषि समुदाय है। कब का, कुछ महाशताब्दी पहले या फिर सहस्त्राब्दी पहले। इसका क्या अर्थ होता है, कितने साल, 1000 साल पहले का ये चित्र है, जब ये लोग सामूहिक रूप से कार्य करते थे। अब इस चित्र के अंदर देखा जाए तो इसमें महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा रही है और पुरुष भी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुष सिर्फ चित्रकारी या फिर शैल चित्र बनाते थे, आखेट करते थे या फिर कृषि करते थे, या फिर महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी। हो सकता है ये लोग मिलजुल कर सारा काम बांट कर करते हो। जैसे पुरुष और महिलाएं सबकी कुछ कुछ भूमिकाएं थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है या फिर स्वाभाविक नहीं है कि सभी स्थितियों को कवर कर रहे हो ये चित्र। क्यों, क्योंकि हो सकता है महिलाओं ने वो रंग तैयार किए हो जिससे वो पुरुष लोग शैलाश्रय में शैल चित्र बना सके। तो इसका क्या उदाहरण होगा, शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो सकता है उन्होंने भी चित्रकारी की हो। और दोनों ही चित्रों में हो सकता है ये चीज़ कि महिलाओं और पुरुषों ने हर काम मिलजुल कर, या फिर कुछ काम महिलाओं ने कर दिए, कुछ पुरुषों ने कर दिए। ऐसा कोई खास रूल नहीं था कि ये काम सिर्फ घर का काम महिलाएं करेगी या बाहर का काम पुरुष करेंगे। और पुरुषों ने भोजन में भी हो सकता है कोई वस्तु बनाई हो, भोजन की वस्तु बनाई हो और अपने बच्चों का ध्यान रखा हो। तो सामूहिक रूप से वो लोग कार्य करते थे। अब हम बात करेंगे संग्रहालय की, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। उसके अंदर ये संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय के अंदर इतिहास की या फिर हमारे अतीत की कुछ वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं, ये भी इतिहास के स्रोत है, जैसे कि मूर्तियां, सिक्के और आभूषण। तो इतिहास के ये स्रोत हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं हमारे इतिहास के बारे में, ताकि हम उस इतिहास को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कभी मौका मिले, चाहे अभी मिले या फिर बड़े होकर मिले, तो ज़रूर ऐसे संग्रहालयों को विज़िट करना, वहाँ पर जाना और इतिहास के बारे में कई प्रकार की जानकारी हासिल करना। अब हम बात करेंगे एक कथन के बारे में, जो कि E.H. कार ने बोला था। ये वाक्य ध्यान से समझिएगा। इतिहास अर्थात अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। और ये संवाद क्या है, आज के समाज और कल का क्या मतलब है, हमारा अतीत, उसके समाज के मध्य। तो हमारे आज के समाज के मध्य और हमारे अतीत के समाज के मध्य क्या है, एक संबंध है। और ये संबंध क्यों ज़रूरी है, हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझते हैं या समझ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने अतीत को समझेंगे, इतिहास को समझेंगे, तभी हम अपने वर्तमान को समझ पाएंगे। अगर वर्तमान को समझना है तो इतिहास के बारे में जानना, उसको समझना, उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अन्यथा वर्तमान को समझना बहुत ही कठिन होगा। तो इसमें हमारी सहायता कौन करते हैं, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या जाना कि स्टार्टिंग में या फिर आरंभिक के जो मानव थे, होमो सेपियंस बोलते हैं, जो कि पृथ्वी पर 3 लाख वर्ष पहले से रह रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कैसे प्रकृति से मिली चुनौतियों का सामना किया और अपने जीवन को आसान बनाया। और हमने क्या जाना, राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में, जो कि नई दिल्ली में है। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। विकल्प की बात करें, लोहा, तांबा, कांस्य, सोना आदि। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है तांबा। सबसे पहले तांबे को प्रयोग में लिया गया।
उसके बाद में लोहे को प्रयोग में लिया गया, फिर क्या आया, कांस्य आया, जो कि किससे बनता है, तांबे से और कुछ और धातुओं का मिश्रण होता है उसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से उपकरण प्रारंभिक मानव द्वारा बनाए गए थे? प्रारंभिक मानव कौन? होमो सेपियंस। विकल्प देखते हैं। पत्थर की कुल्हाड़ी, तीर के सिरे, ब्लेड, उपयुक्त सभी। तो आरंभिक मानव के इतिहास की हमने बात की थी अभी, उसका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ये सारी ही चीज़ें आरंभिक मानव ने बनाई ताकि उनका जीवन सरल हो सके। तो इसका उत्तर है विकल्प द, अर्थात उपयुक्त सभी। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसके अंदर हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।